Good morning, everyone. This is Manish sir, and you are watching your favorite YouTube channel that is Manish Physics. So, children, आज हम 2024 का ICSE बोर्ड एग्जाम का जो बोर्ड क्वेश्चन है फिजिक्स उसके सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, राइट। तो बच्चों, जैसा कि मैं कहता हूं कि बिल्ड इट राइट एंड बिल्ड इट वंस। ठीक है बच्चों, तो अपना कॉपी निकालो, पेन निकालो और मेरे साथ जो है लास्ट ईयर के बोर्ड के क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों। इस वीडियो में मैं सिर्फ सॉल्व करूंगा एमसीक्यूज फिजिक्स के। ठीक है, फिर कंसेक्यूटिव वीडियोस में मैं चार चार या पांच पांच छोटे छोटे मतलब वीडियो में सवाल को सारे सॉल्व करूंगा। ठीक है बच्चों, तो आओ बच्चों सॉल्व करते हैं। क्या बच्चों, नाम लिखो, दैट इज आईसीएससी फिजिक्स बोर्ड पेपर। ठीक है बच्चों, बोर्ड एग्जामिनेशन ओके 2024 ओनली बच्चों एमसीक्यू सॉल्व करेंगे आज। ठीक है, क्या सॉल्व करेंगे बच्चों? एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, राइट। तो आओ बच्चों सॉल्व करते हैं वन बाय वन करके। एमसीक्यू में का पहला सवाल देखो क्या कहता है। पहला सवाल बच्चों, पहला सवाल कहता है बच्चों, व्हेन अ बेल फिक्स्ड ऑन अ साइकिल रिंग देन द एनर्जी कन्वर्शन टेक्स प्लेस इज। तो बच्चों, जब एक बेल को मतलब एक घंटी को अगर हम साइकिल के रिंग में फिक्स कर देंगे तो क्या एनर्जी कन्वर्शन होगा बच्चों? साइकिल जब चल रहा है तो घंटी बजता है, राइट। तो क्या होगा बच्चों? दैट इज काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा क्या चीज में? दैट इज साउंड एनर्जी में। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी टू साउंड एनर्जी, नहीं होगा। दूसरा है काइनेटिक एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी। समझ में आया बच्चों? ठीक है, राइट। आओ सेकंड नंबर सवाल पढ़ते हैं बच्चों। क्या कहता है, ध्यान देकर सुनो। अ डोर लॉक इज ओपन बाय टर्निंग द लीवर ऑफ लेंथ 0.2 मीटर। ठीक है बच्चों, तो लेंथ क्या दे रखा है? 0.2 मीटर दे रखा है। ठीक है, इफ द मोमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस्ड इज 1 न्यूटन मीटर देन मिनिमम फोर्स अप्लाइड। तो बच्चों तुमको मोमेंट ऑफ फोर्स क्या दे रखा है? 1 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो क्या है? मिनिमम फोर्स तुमसे पूछा हुआ है कि कितना होगा। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन है 5 न्यूटन, ओके 10 न्यूटन, सी जो है दैट इज 20 न्यूटन एंड डी दैट इज 0.2 न्यूटन। ठीक है बच्चों, तो बच्चों वीडियो को पॉज करो और इसको सॉल्व करो। ठीक है बच्चों, उसके बाद मैच करो आंसर मैच होता है या नहीं। ठीक है, तो बच्चों हमें पता है टाउ इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बोलो हाँ या नहीं? तो बच्चों फोर्स कितना दे रखा है? दे रखा है, तुमको पूछा है फोर्स। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा है 0.2 और टॉर्क दे रखा है बच्चों 1। तो यहां से फोर्स निकाल दो 1 बाई 0.2 विच इज इक्वल टू 5 न्यूटन। तो ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों? 5 न्यूटन। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? बताओ। तो ये था सवाल नंबर 2। बच्चों देखो, इसमें से और भी सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे कि क्या बताओ, पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। तो क्या होगा बच्चों? टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, तुमसे और भी पूछा जा सकता है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, दैट इज न्यूटन इनटू मीटर। ठीक है बच्चों, राइट। आगे सवाल बढ़ते हैं बच्चों, सवाल नंबर 3 पे। हाँ, ध्यान देके सुनो बच्चों क्या कहता है सवाल नंबर 3, है ना। कहता है बच्चों, अ फोर्स एफ मूव्स अ लोड फ्रॉम ए टू सी एज शोन इन फिगर। तो बच्चों फिगर दे रखा है, तो फटाफट फिगर बनाओ बच्चों। क्या दिया है देखो, ध्यान देके सुनो, है ना। तो मान लो बच्चों, हाँ ये दे रखा है ए, ये बी, ये सी, ये दिया है 37, ये 3, ये 4 मीटर, ये 5 मीटर। यहाँ पर एक लोड दे रखा है जिसको तुम अप्लाई कर दो फोर्स ऊपर की तरफ में। ठीक है बच्चों, तो ये है डिस्प्लेसमेंट, दैट इज 5 मीटर दे रखा है। पाइथागोरस अप्लाई करोगे तभी तुमको मिल जाएगा। ठीक है, सवाल पूछा है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन विच ऑफ दीज लेंथ would you use as the displacement। ठीक है, तो बच्चों ऑप्शन दे रखा है ए में 3 मीटर, बी में दे रखा है 4 मीटर, सी में दे रखा है दैट इज 5 मीटर, ठीक है, और डी में दे रखा है 7 मीटर। तो बच्चों हमको पता है क्या, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों तुम फोर्स लगा रहे हो ऊपर, ठीक है, इंक्लाइन में, और बॉडी जा भी ऊपर रहा है, तो जाहिर सी बात है कौन सा तुम डिस्प्लेसमेंट लोगे? दैट इज 5 मीटर। तो आंसर क्या होगा बच्चों? 5 मीटर होगा। ठीक है बच्चों, इसके लिए थोड़ा सा मैं एक और फंडामेंटल तुमको समझाता हूं बच्चों, है ना। इसका आंसर तो फिलहाल 5 मीटर होगा। ठीक है, देखो बच्चों, अगर इंक्लाइन फोर्स हुआ तो, है ना, आई मीन टू से इंक्लाइन आई मीन स्लोप में तुम बॉडी को क्या कर रहे हो? उठा के लेके जा रहे हो या फिर घसीट के लेके जा रहे हो। ठीक है बच्चों, तो मान लो बच्चों ये इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, मान लो ये एंगल थीटा है, तो और ये डिस्प्लेसमेंट है बच्चों। तो यहाँ पर एक बॉडी यहाँ पर है, एक बॉडी यहाँ आ गया। ठीक है, तो बॉडी यहाँ से यहाँ आया, जो क्या है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट एस है, और तुमने फोर्स मान लो कुछ ऐसे लगाया है,
ठीक है बच्चों, अगर ऐसे फोर्स लगाया है तो क्या होगा बच्चों कि आइदर यू कैन टेक डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो फोर्स ऐसे लगा, लेट अस टेक डिस्प्लेसमेंट इन दिस डायरेक्शन एज वेल। ओके, तो बच्चों तुम्हें पता है एक चीज थोड़ा ध्यान देकर सुनो। हाँ, मान लो बच्चों ये याद रखना, हाँ हम लोग क्लास 11 में पढ़ाते हैं इसको, है ना, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में, ठीक है, या फिर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है बच्चों, तो मान लो कोई एक वेक्टर दैट इज एफ आर, विच इज व्हाट, रिजल्टेंट फोर्स या फिर रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है बच्चों, तो मान लो अगर ये रिजल्टेंट थीटा एंगल बनाया F2 के साथ में, तो अगर तुम F2 FR को ले आओगे F2 में, तो क्या बनेगा बच्चों, दैट इज FR cos थीटा, मतलब FR का कंपोनेंट अलोंग F2, इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल, इज व्हाट FR, और वर्टिकली क्या होगा, दैट इज FR sin थीटा। सिमिलरली अगर तुम इसको अल्फा ले लो बच्चों, है ना, मान लो कि FR जो है वर्टिकली के साथ में या वर्टिकल के साथ में कितना एंगल बनाया, दैट इज अल्फा, तो क्या हो जाएगा, दैट विल FR cos अल्फा। ठीक है, cos अल्फा, ये हो जाएगा FR sin अल्फा। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब क्या है बच्चों, तुम पूछोगे कैसे पता चलेगा कौन साइड कोसाइन और कौन साइड साइन है, तो बच्चों द साइड विच टचेस द एंगल इज ऑलवेज कोसाइन। तो देखो बच्चों, पहले वाला एंगल थीटा जो है इसे टच किया था, इसलिए एफ आर का कंपोनेंट F2 में क्या आया था, एफ आर कॉस थीटा आया था ना। सेकंड टाइम में अल्फा देखो F1 को टच किया हुआ है, इसलिए F1 एफ आर का कंपोनेंट अलोंग द F1 इन अल्फा क्या आएगा, एफ आर कॉस अल्फा आएगा। ठीक है, तो बच्चों देखो ये डिस्प्लेसमेंट है, अगर डिस्प्लेसमेंट को मैं ले आऊं टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो ऐसे देखो ये साइड क्या है, एंगल को टच कर रहा है, तो ये हो जाएगा एस कॉस थीटा। बोलो हाँ या नहीं, तो वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चों, एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है, एस कॉस थीटा। तो यहां पर कौन सा डिस्प्लेसमेंट लगा बच्चों, एस कॉस थीटा। अगर मैं प्रीवियस वाले एग्जांपल में बताऊं तो क्या होता है, 4 मीटर होता है। समझ में आया कि नहीं है। दूसरा क्या है बच्चों, तुम जो फोर्स को ले लो एस के डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, पहला वाला क्या केस क्या था बच्चों, कि जो डिस्प्लेसमेंट था इज अलोंग विथ, इज अलोंग एफ, है ना। अब क्या ले लेंगे, एफ अलोंग एस, तो बच्चों इसको खींच दो यहाँ पर जस्ट। ठीक है, तो यहां से एक यूं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ठीक है बच्चों, राइट, हाँ यार, तो ये 90 डिग्री हो गया। अब फोर्स ऐसे लग रहा है, तो एक कंपोनेंट ऐसे पड़ेगा, एक कंपोनेंट ऐसे पड़ेगा। ठीक है, तो ये कंपोनेंट बॉडी को ऊपर घसीटते हुए लेके जाएगा, लेकिन ये कंपोनेंट बॉडी को क्या सरफेस से चिपकाए हुए रहेगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखो, अब ये अगर ये एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। तो जरा ध्यान देकर देखो बच्चों, ये साइड क्या हो रहा है, ये साइड टच कर रहा है एंगल को, तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा और ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। ठीक है, तो बच्चों एफ को अगर हमने लिए एस का डायरेक्शन में, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा हो जाएगा फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एस, तो क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, तो बच्चों ऐसे तुमको याद रखना है। ठीक है, हालांकि ये डेरिवेशन आता नहीं है बच्चों, है ना। ठीक है, राइट, है ना बच्चों अगर तुम्हें डाउट रहता है वर्क पावर एंड एनर्जी में चैप्टर नंबर 2 ICSE फिजिक्स, प्लीज विजिट माय चैनल एंड सी द वीडियो फर्स्ट, राइट। मैं उसका डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है बच्चों, राइट। आ जाओ सवाल नंबर 4 बच्चों। ठीक है, क्या कहता है सवाल नंबर 4, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस कंटेनिंग 128 न्यूक्लियंस एमिट्स अ बीटा पार्टिकल। आफ्टर बीटा emission the number of nucleons present in the nucleus will be, ऑप्शन ए is 128, ऑप्शन बी 129, ऑप्शन सी 124, ऑप्शन डी 127। तो बच्चों क्या दिया हुआ है, 128 न्यूक्लियॉन्स दे दिया है ना बच्चों। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियॉन्स, तो बच्चों प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों को ऑल टुगेदर क्या कहते हैं बच्चों, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। याद रखना, ये भी सवाल तुमसे कभी कभी एक आध मार्क का पूछा जा सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियन, सो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऑल टुगेदर इज नोन एज न्यूक्लियंस। तो मान लो बच्चों ये कोई भी एक पेरेंट न्यूक्लियस है ना, ये Z ये A है। अगर इसने एक बीटा पार्टिकल एमिशन किया तो ये बन जाएगा Y दैट इज Z+1, यहाँ हो जाएगा A, और एक बीटा पार्टिकल क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन होता है। अगर मान लो यही X, ठीक है, अल्फा पार्टिकल एमिट करता है, हालांकि मुझे सवाल दे रखा है बीटा पार्टिकल में, है ना, मैं तुमको दोनों बता दे रहा हूँ बच्चों। तो ये हो जाएगा Z-2, ये हो जाएगा A-4 प्लस बीटा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, He2 हीलियम न्यूक्लियस। ठीक है बच्चों, तो हमें सवाल दे रखा है अल्फा पार्टिकल में, ठीक है बच्चों, सॉरी बीटा पार्टिकल में। तो बच्चों बीटा पार्टिकल में यहाँ पर ये A है ना, तो ये कितना दे रखा है 128। तो देखो बीटा पार्टिकल में अगर बीटा पार्टिकल एमिशन होता है ना बच्चों, तो एक भी वो मास नंबर में कोई चेंज नहीं करता है। ठीक है, तो मास नंबर कितना आएगा, यहां भी 128 आएगा। ठीक है, तो मास नंबर बीटा पार्टिकल एमिशन होने के बाद भी चेंजेस नहीं होगा, तो आंसर कितना होगा बच्चों, 128 आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बोले क्या इसको, दैट इज अल्फा पार्टिकल में, ठीक है बच्चों, तो अगर यही सवाल दिया होता कि
अल्फा पार्टिकल एमिशन होने के बाद में कितना होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो क्या होता है बच्चों यहाँ पर, यहाँ होता 128, अब यहाँ 4 घट गया तो 124 होता। तो अगर अल्फा पार्टिकल होता तो आंसर होता 124, अगर ये अल्फा पार्टिकल एमिशन करता, ठीक है। लेकिन यहाँ सवाल में दे रखा है बीटा पार्टिकल, तो आंसर क्या होगा बच्चों हमारा 128 होगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, राइट। तो बच्चों अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा क्या करेगा बच्चों, गामा ना तो मास में चेंजेस करेगा ना तो एटॉमिक नंबर में चेंजेस करेगा, ठीक है बच्चों। आ जाओ सवाल नंबर 5 बच्चों, ठीक है। क्या कहता है सवाल नंबर 5 बच्चों, एसर्शन कहता है बच्चों, ध्यान देके सुनो, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आर स्कैटर्ड मोर देन द माइक्रोवेव रेडिएशन, ठीक है बच्चों। तो एक है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, एक है माइक्रोवेव रेडिएशन। दे रखा है वो कि अल्ट्रा वायलेट का जो स्कैटरिंग है ना, मान लो स्कैटरिंग को मैंने एस लिखा है ना, वो ज्यादा है किससे, माइक्रोवेव से, ठीक है। और रीजन क्या दे रखा है बच्चों, रीजन दे रखा है वेवलेंथ ऑफ यूवी इज मोर देन वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव। हाँ, सो लैम्बडा ऑफ यूवी इज मोर देन लैम्बडा ऑफ माइक्रोवेव। बच्चों थोड़ा सा वेवलेंथ का अगर तुमको सीरीज याद हो तो पहला क्या है बच्चों, गामा रेज है, फिर क्या है एक्स है, फिर है यूवी, ठीक है, फिर इंफ्रा, ऐसे करके रेडियो, फिर माइक्रोवेव आता है। अरे यार हाँ या नहीं बोलो, हाँ या नहीं, ठीक है। तो बच्चों सब अगर मैं ऊपर से ऐसे नीचे जाऊं, ठीक है, तो वेवलेंथ क्या होता है बच्चों, बढ़ता है। तो एक बात तो सही है क्या, कि वेवलेंथ ऑफ क्या, माइक्रोवेव ना बच्चों, देखो यहाँ पर अगर वेवलेंथ देखेंगे तो क्या होगा, वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रावायलेट, यहाँ पर लेस दिया है। तो रीजन क्या हो गया बच्चों, रीजन हो गया फॉल्स, ठीक है। अगर हम स्कैटरिंग का बात करें बच्चों, ठीक है, तो याद रखना रेट ऑफ स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा टू द पावर 4, मतलब जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका स्कैटरिंग क्या होगा बच्चों, कम होगा। तो वेवलेंथ ज्यादा किसका है बच्चों, माइक्रोवेव का है ना, तो स्कैटरिंग ऑफ माइक्रोवेव इज ग्रेटर देन स्कैटरिंग ऑफ अल्ट्रा वायलेट, हाँ या नहीं, ठीक है बच्चों, राइट। यार ऑब्वियसली नहीं समझ में आया क्या, माइक्रोवेव का स्कैटरिंग बच्चों शायद कम होगा ना, तुमने वेवलेंथ बढ़ाया स्कैटरिंग घट जाएगा, ठीक है, तो उल्टा हो जाएगा बच्चों, सॉरी सॉरी उल्टा हो जाएगा, है ना। स्कैटरिंग घट गया है ना वेवलेंथ बढ़ाने से, तो वेवलेंथ ज्यादा किसका है, माइक्रो का है, तो स्कैटरिंग क्या होगा, माइक्रो का कम होगा। तो आई कैन से स्कैटरिंग ऑफ यूवी इज लेस देन स्कैटरिंग ऑफ माइक्रो वेव, है ना। तो बच्चों ये तो सही है, रीजन सही है ना, लेकिन सॉरी असर्शन सही है, लेकिन रीजन क्या है बच्चों, दैट इज फॉल्स। तो आंसर क्या होगा बच्चों, आर इज ट्रू बट एफ इज, सॉरी अरे यार क्या लिख रहा हूं मैं, सॉरी बच्चों, क्या होगा बच्चों, ध्यान देकर सुनो, ए इज ट्रू बट आर इज क्या, फॉल्स। समझ में आया बच्चों, राइट, अच्छा सवाल था, ठीक है। तो ये था सवाल नंबर 5, है ना। अब बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर 6 की तरफ बच्चों, ध्यान देके सुनो, सवाल नंबर 6 क्या कहता है, ध्यान देकर सुनो। हाँ बच्चों, सवाल नंबर 6 कहता है कि व्हेन द स्टेम ऑफ अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क इज प्लेस्ड ऑन अ टेबल, द टेबल टॉप स्टार्ट वाइब्रेटिंग, दीज वाइब्रेशंस आर डेफिनेटली एग्जांपल ऑफ, पहला ऑप्शन 1 दे रखा है रेजोनेंस, है ना, ऑप्शन 2 दे रखा है बच्चों नेचुरल वाइब्रेशन, ऑप्शन 3 दे रखा है फोर्स वाइब्रेशन, ऑप्शन 4 दे रखा है डैम्प्ड वाइब्रेशन, है ना। तो बच्चों जब एक स्टेम ऑफ किसका, दैट इज ट्यूनिंग फोर्क, ये रहा ट्यूनिंग फोर्क बच्चों, हाँ, तो इसको स्ट्राइक करो किसमें बच्चों, दैट इज एक टेबल में, टेबल वाइब्रेट कर रहा है। तो जब टेबल वाइब्रेट कर रहा है बच्चों, तो उस वाइब्रेशन में क्या आ रहा है, कौन सा वाइब्रेशन, जाहिर सी बात है कौन सा आएगा बच्चों, फोर्स वाइब्रेशन, क्योंकि तुमने फोर्स अप्लाई कर रखा है, बोलो हाँ या नहीं, ठीक है। तो आंसर होगा फोर्स वाइब्रेशन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों सवाल नंबर 7 पे, ठीक है। सवाल नंबर 7 क्या कह रखा है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लास 3 लीवर बच्चों, हाँ ऑप्शन लिख लो, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लास 3 लीवर, हाँ, तो ऑप्शन ए देखा दे रखा है बच्चों, पेयर ऑफ सीजर, ठीक है, ध्यान देके बच्चों, सीजर्स, ठीक है, कहीं स्पेलिंग गलती नहीं लिखाना बच्चों, SCISSORS, ठीक है। हाँ, ऑप्शन बी दे रखा है व्हील बैरो, व्हील बैरो, ऑप्शन सी दे रखा है क्रोबार, क्रोबार, ऑप्शन डी दे रखा है बच्चों ह्यूमन, ह्यूमन फोर आर्म, हाँ फोर आर्म, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसको अगर हम बोले बच्चों ध्यान देके सुनो, है ना, पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि ये जो तीनों क्लास लीवर क्या होता है, ठीक है बच्चों, जरा ध्यान देके सुनो। पहला मैं बोला क्लास 1 लीवर, ठीक है बच्चों, तो फलक्रम बीच में होता है कहाँ, लोड और एफर्ट की, रहा लोड ये रहा एफर्ट, ठीक है। तो बच्चों लोड से फलक्रम की दूरी को कहते हैं लोड आर्म, लोड से एफर्ट की दूरी को कहते हैं एफर्ट आर्म। तो अप्लाई कर दो प्रिंसिपल ऑफ क्या,
क्या दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, तो क्या होगा बच्चों, दैट इज टोटल एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स, सो क्या होगा L इंटू एल ए इज इक्वल टू ई इंटू ई ए, सो L अपॉन ई क्या होगा, एफर्ट आर्म बाई लोड आर्म इम्प्लाइज मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफर्ट आर्म बाई लोड आर्म। बोलो हाँ यानी बच्चों, जरा ध्यान देके सुनो बच्चों, इन दिस केस हाँ एफर्ट आर्म इज नियर इज इक्वल टू लोड आर्म इम्प्लाइज मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो जाएगा 1, है ना। तो सवाल ये भी पूछ सकता है कि बताओ मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ क्लास 1 लीवर का कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, तो क्लास 2 क्या होता है बच्चों, याद रखना बच्चों, फ्ली, ये एफ हो गया, ये एल हो गया, ये हो गया ई, फ्ली, तो यहां से फलक्रम से लोड की दूरी हो जाएगा लोड आर्म, फलक्रम से एफर्ट की दूरी हो जाएगा क्या बच्चों, दैट इज एफर्ट आर्म। ठीक है, तो इस वाले केस में एफर्ट आर्म बच्चों हमेशा ग्रेटर होगा लोड आर्म से, तो एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म हमेशा ग्रेटर होगा किससे बच्चों, 1 से, मतलब मैकेनिकल एडवांटेज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, किसके लिए बच्चों, क्लास 2 लीवर के लिए। ठीक है, आ जाओ क्लास 3 लीवर बच्चों, जस्ट क्या चेंज कर दो, लोड और एफर्ट को थोड़ा सा चेंजेस कर दो। ठीक है बच्चों, तो ये फलक्रम वही रहेगा, ये हो जाएगा एफर्ट, यहाँ हो जाएगा लोड, है ना बच्चों, तो ये क्या हो गया, एफर्ट आर्म हो गया, और ये बड़ा वाला आर्म क्या हो गया, दैट इज लोड आर्म हो गया। तो बच्चों यहाँ पर एफर्ट आर्म जो है वो हमेशा लेस देन होगा किससे, लोड आर्म से। ठीक है, तो एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म लेस देन 1 implies मैकेनिकल एडवांटेज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है बच्चों, तो सवाल ये भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब आ जाओ बच्चों, देखो तुम खुद बताओ बच्चों, 1 मिनट वीडियो को पॉज करो और सारा लिखो कौन कौन सा क्लास ऑफ लीवर को बिलोंग करता है। तो बच्चों जरा ध्यान देके सुनो, पेयर ऑफ सीजर, तो बच्चों सीजर ऐसे हो रहा है। ठीक है, देखो ये क्या हुआ, ये लोड हुआ जहां तुम कपड़ा लगा रहे हो, और बीच में कहीं दोनों दोनों जो आर्म हो बंधा हुआ है, और तुमने फोर्स ऐसे लगाया, तो फलक्रम लोड और एफर्ट के बीच में है, तो ये कौन सा आ जाएगा, क्लास 1 लीवर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आ जाओ व्हील बैरो, बच्चों देखो जो हमारे सफाई कर्मचारी जो भाई साहब है ना, जो सफाई वाले हैं, ठीक है भाई, वो सफाई वाले हैं, हम लोग कचरे वाले हैं बच्चों। ठीक है, हम कचरा करते हैं, वो सफाई करते हैं। ठीक है, तो हमारे सफाई वाले भाई जो है वो देखो कैसे वो जो व्हील बैरो लेके जाते हैं, ठीक है, ऐसे उठाते हैं। ठीक है, तो आगे चक्का लगा होता है, बीच में एक रहता है डब्बा, उस पर कचरा भरते हैं वो, और ऐसे ऐसे उठाते हैं। ठीक है, तो ये रहा एफर्ट, बीच में लोड उठा, और फलक्रम आगे रहा। ठीक है बच्चों, तो फलक्रम एफर्ट लोड कौन सा आ जाएगा बच्चों, क्लास फलक्रम बच्चों एफर्ट और लोड कौन सा आ जाएगा, क्लास 3। बच्चों ये होगा ना, सॉरी बच्चों, ये फलक्रम लोड एफर्ट, एफर्ट तो मैं आखिरी में लगा रहा हूं ना, तो हो जाएगा क्लास 2 लीवर। समझ में आया कि नहीं है यार, डब्बा में ऐसे लगा होता है, यहाँ क्या लगा, चक्का लगा हुआ, और तुम ऐसे उठा रहे हो। ठीक है, तो ये एफर्ट हुआ, फिर बीच पे लोड हुआ, फिर फलक्रम हुआ। ठीक है, तो एफर्ट लोड फलक्रम क्लास 2 लीवर। ठीक है, क्रो बार क्या है बच्चों, मान लो मुझे किसी चीज को उठाना है ऐसा। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पर एक लोड है, मैं क्या लोड ले लूं यार, मान लो कि यही लोड है। ठीक है, मुझे यहां से यूं ऐसे उठाना है। ठीक है, उसको दैट इज क्रोबार। ठीक है, तो क्रोबार कौन सा क्लास को आता है बच्चों, तुम बुक में देख लेना। ठीक है, क्रोबार आएगा दैट इज क्लास 1 लीवर। नहीं समझ में आ रहा है क्या बच्चों, तुमको उठाना है ऐसे। ठीक है, फलक्रम यहाँ रहा, एफर्ट तुम, अरे यार तुम इसको ऐसे ऐसे उठा रहे हो। ठीक है, तो ये रहा फलक्रम कहीं यहाँ पर। ठीक है, ये एफर्ट को, ये लोड है, ये लोड को उठाएगा, और तुमको एफर्ट यहाँ अप्लाई करना है। ठीक है, तो क्लास 1। ठीक है, और ये क्या है, क्लास 3 लीवर। तो आंसर क्या है बच्चों, दैट इज ह्यूमन 4 आर्म है। ठीक है, राइट, ऐसे भी सवाल तुमसे पूछे जा सकते हैं बच्चों। ठीक है, समझ में आया बच्चों, इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये सब तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, राइट, तुम्हें समझ में आ रहा है ना बच्चों, लिख के बताओ कमेंट बॉक्स में बच्चों, कमेंट बॉक्स को फुल कर दो यार पूरा। ठीक है, लाइक से एकदम भर्ती कर दो। ठीक है, हाँ या नहीं बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है बच्चों, ध्यान देकर सुनो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, पहला ऑप्शन ए दैट इज लेंथ, है ना, ऑप्शन बी दैट इज मटीरियल, ठीक है, ऑप्शन सी दैट इज एरिया, ऑप्शन डी दैट इज रेडियस। ठीक है बच्चों, इन चारों चीजों में से किस में डिपेंड करता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो बच्चों हमको पता है R इज इक्वल रो एल बाई ए, तो बच्चों रो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये ओनली मटेरियल पे डिपेंड करता है। कहने का मतलब क्या है बच्चों, रो रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, रेजिस्टिविटी बोल लो या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल लो, बात बराबर है ना, इज ऑलवेज कांस्टेंट, चाहे वो कॉपर कहीं का भी क्यों ना हो, चाहे बड़बिल का हो, भुवनेश्वर का हो, दिल्ली का है, अहमदाबाद का है, कहीं का भी हो। ठीक है, राइट, और रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर ये भी कांस्टेंट है, राइट, लेकिन रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर कैन नेवर बी इक्वल रेजिस्टिविटी
कंडक्टिविटी ऑफ क्या बच्चों, दैट इज सिल्वर। समझ में आया कि नहीं है, ठीक है। तो ये चीज तुमको याद रखना है। तो किस पर डिपेंड करता है बच्चों, दैट इज मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 खत्म हुआ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ बच्चों। 9 पे बच्चों अच्छा सवाल है बच्चों, एक बार सवाल थोड़ा तुम देख लो, ठीक है। अगर मैं बनाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। ये 4 डायग्राम दे रखे हैं, ठीक है, इनमें से कौन सा सही डायग्राम है, ठीक है। सवाल, आइडेंटिफाई द करेक्ट वायरिंग एंड करेक्ट कलर कोड। तो बच्चों कलर कोड बहुत जरूरी है, याद रखना। हाँ, लाइव वायर के लिए है ब्राउन, ठीक है, ब्राउन मुंडे नहीं, ब्राउन मुंडे वाला ब्राउन नहीं है, ब्राउन ब्रेड नहीं, कलर तो ब्राउन ही है ना यार, ठीक है। न्यूट्रल के लिए क्या है बच्चों, न्यूट्रल के लिए हो जाएगा दैट इज ब्लू, है ना, या फिर हल्का सा लाइट ब्लू ले सकते हो, ठीक है। और अर्थ के लिए हो जाएगा बच्चों ग्रीन या फिर येलो, ठीक है, राइट। अब देखो क्या डायग्राम होगा सही बच्चों, देखो ये रहा डायग्राम, ये रहा अप्लायंस दे रखा है बच्चों, यहाँ से एक वायर निकाला, यहाँ पर यूं स्विच लगाया है, ये है मेन, सप्लाई मेन्स, ठीक है बच्चों, राइट। यहाँ से एक और वायर निकाल करके इधर लगा दिया है, ठीक है। तो बच्चों हमको पता, यहाँ क्वेश्चन में मैं ऑप्शन में दे रखा है, ये दे रखा है ब्राउन, है ना, ये दे रखा है ब्लू। तो बच्चों जाहिर सी बात है ब्राउन कौन सा है, लाइव वायर है, और स्विच कहाँ लगता है, लाइव वायर में ही लगता है। समझ में आया कि नहीं, स्विच हो या फिर क्या दैट इज क्या उसको बोलते हैं बच्चों, एमसीबी या फिर फ्यूज हो, है ना, तीनों कहाँ लगते हैं बच्चों, लाइव वायर में ही लगते हैं, ठीक है। और किस मटेरियल का बना होता है फ्यूज बच्चों, एन एलॉय ऑफ लेड एंड टीन बना होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है बच्चों। तो ये करेक्ट ऑप्शन है, जो भी ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए होगा बच्चों, ठीक है, राइट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, कलर तुमको याद रखना पड़ेगा इसका, ठीक है बच्चों। तो सवाल नंबर 10, ठीक है, सवाल नंबर 10 क्या कहता है बच्चों, कहता है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ अ सेल इन अ क्लोज सर्किट इज ऑप्शन ए दैट इज टर्मिनल वोल्टेज, ऑप्शन बी ईएमएफ, ऑप्शन सी दैट इज वोल्टेज ड्रॉप, ऑप्शन डी दैट इज नॉन। तो बच्चों एक चीज याद रखना, ठीक है, देखो ये रहा सेल, है ना, ये रहा सेल, सेल में तुमने यहाँ लगा दिया क्या, एक पोटेंशियल सॉरी वोल्ट मीटर लगा दिया, ठीक है, क्या लगा दिया बच्चों, वोल्ट मीटर। ये रहा इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये क्या, दूसरा केस में लगा दिया तुमने, यहाँ पर सेल है, एक रेजिस्टेंस है, और तुमने एक यहाँ पर लगा दिया एक कैपिटल आर, ठीक है, एक बल्ब लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पर लगा दिया एक वोल्ट मीटर, ठीक है बच्चों। हालांकि सवाल जो है इसके बारे में पूछा है, तो बच्चों ये क्या, ये वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या शो करेगा, दैट इज ईएमएफ, ठीक है, करंट फ्लो नहीं कर रहा तो क्या होगा, ईएमएफ दिखाएगा। समझ में आया कि नहीं है। लेकिन अगर तुमसे पूछ दिया कि व्हाट इज द ड्रॉप अक्रॉस द बल्ब और लोड, तो क्या होगा, यहाँ पर होगा टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है बच्चों। तो इस सवाल के लिए आंसर होगा क्या, ईएमएफ, ठीक है बच्चों, राइट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, सॉरी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 नॉट 9, क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, जरा ध्यान देके सुनो। क्वेश्चन नंबर 11 ये कहता है ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप उसका पूरा कॉन्सेप्ट ही समझते हैं, ठीक है बच्चों। देखो ये बच्चों आइस से है ना, आइस क्या बन गया बच्चों, वाटर बन गया, ठीक है। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस, यहाँ भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये 1 ग्राम आइस, इसको भी 1 ग्राम आइस वाटर मान लेते हैं। तो बच्चों ये जो देखोगे वाटर आइस का जो स्पेसिफिक लेटेंट हीट कैपेसिटी, लेटेंट हीट है वो कितना है, 336 जूल पर ग्राम। मतलब बच्चों 1 ग्राम मेरे पास आइस है, अगर वो 1 ग्राम वाटर होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, आइस को एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, कितना, दैट इज 336 जूल पर ग्राम, ठीक है बच्चों। तो ये आइस जो है वाटर बन जाएगा। इसका मतलब वाटर के पास एनर्जी ज्यादा है, आइस के पास एनर्जी कम है ना बच्चों। इसीलिए देखो दोनों का टेम्परेचर सेम है, लेकिन कौन ज्यादा ठंडा रखता है, आइस या वाटर, ये सवाल आता है, अक्सर आता है बच्चों, ठीक है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ आइस इज मोर कोल्डर देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर। व्हाई, बिकॉज आइस एब्जॉर्ब एनर्जी टू बिकम वाटर। तो वाटर हैज ग्रेटर एनर्जी एज कंपेयर टू आइस। इज दैट क्लियर। सिमिलरली बच्चों मेरे पास में वाटर है, ठीक है, वाटर क्या बन जाएगा बच्चों, वेपर बन जाएगा, ठीक है, या फिर स्टीम बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये 1 ग्राम है तो ये भी 1 ग्राम है, ठीक है बच्चों, राइट। तो वाटर एनर्जी गेन करके स्टीम बनेगा, है ना। तो इसका भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बच्चों कहते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वेपर, कौन ज्यादा हर्ट करेगा बच्चों, जाहिर सी बात है 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वेपर, क्योंकि वेपर के पास में एनर्जी क्या है बच्चों, ज्यादा है वाटर के मुकाबले। तुमको समझ में आया बच्चों कॉन्सेप्ट, ठीक है, राइट। देखो टेम्परेचर सेम रहेगा, इसलिए क्या होता है, तो तुम जो हीट कंटिन्यूअस प्रोवाइड कर रहे हो वो क्या कर रहा है, फेज चेंज कर रहा है। सो द हीट विच रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज इज नॉन एज द लैटेंट हीट, और इसको अदरवाइज क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, इसको अदरवाइज कहते हैं हिडन हीट, ठीक है। अब आ जाओ सवाल में बच्चों, ठीक है। सवाल दिया है ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन ए एनर्जी इज रिलीज्ड, गलत है बच्चों, हाँ,
आइस एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, रिलीज नहीं करेगा, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी दे रखा है एनर्जी इज एब्जॉर्ब एंड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। सही है बच्चों, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वाटर, ठीक है, और टेम्परेचर दोनों का क्या होगा, कांस्टेंट होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, और 4 सवाल बाकी है बच्चों, फटाफट सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, राइट, इस वीडियो में सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करेगा, फिर दूसरे वीडियो में, क्योंकि अदरवाइज वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, राइट, आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12, लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय कनकेव लेंस। तो बच्चों m लेस देन 1, m इज इक्वल टू 1, m ग्रेटर देन 1, m इज इक्वल टू 2। ठीक है बच्चों, ऑप्शन ये दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये रहा कॉनकेव, सीसी, कॉन्वेक्स। बच्चों देखो, कनकेव हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश बनाता है। ठीक है, कन्वेक्स जो है बच्चों वो रियल ही बनाता है यार, और वर्चुअल भी बनाता है, लेकिन वर्चुअल वो एक ही केस में बनाता है जब ऑब्जेक्ट को तुम रखोगे कहाँ बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। ठीक है बच्चों, तो क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, लेकिन बच्चों वो जो वर्चुअल इमेज है ना, वो भी एनलार्ज बनेगा। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन एम क्या होता है, विच इज v बाई यू, विच इज hi बाई एच नो। ठीक है बच्चों, तो मैग्निफिकेशन लेस होता है किस केस में, दैट इज कनकेव में, क्योंकि वो इमेज को डिमिनिश करता है। ठीक है बच्चों, राइट, कन्वेक्स में ग्रेटर देन होता है। ठीक है बच्चों, राइट, राइट, दैट डिपेंड्स अपॉन कि तुमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, इन केस ऑफ कन्वेक्स, है ना बच्चों, मैं ऐसे नहीं बोल सकते हैं। तो इसका आंसर होगा m इज लेस देन 1। ठीक है बच्चों, हाँ, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13, है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रखा है, कहता है अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज प्लेस्ड इन एन इवैक्यूएटेड चैम्बर, देन द रेट ऑफ रेडियो एक्टिव विल डिक्रीजेस, increases, remain unchanged और depend upon surrounding temperature। बच्चों मैंने शॉर्ट में लिखा है। ठीक है, डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, रिमेन अनचेंज और डिपेंड अपॉन द सराउंडिंग टेम्परेचर। तो बच्चों जस्ट एक इवैक्यूएटेड चैम्बर ले लियो, उसमें तुमने क्या रखा है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा है। तो यार जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट रख रहे हो, ठीक है, राइट बच्चों, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट ना बच्चों वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स present in the nucleus of an atom, it does not depends upon the external factor, right? इसलिए जो रेडियो एक्टिव है अगर तुम रख दोगे इवैक्यूएटेड चैम्बर में, वो रिमेन क्या, अनचेंज रहेगा। ठीक है, किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सवाल नंबर 14 बच्चों। ठीक है, क्या कहता है 14, जरा ध्यान देकर सुनो। हाँ, बस 2 सवाल है बच्चों, है ना, तुम्हारा पेशेंस थोड़ा सा रखो। सवाल दे रखा है, एक ग्राफ दे रखा है पहले बच्चों, तो ग्राफ थोड़ा ध्यान देकर ड्रॉ करो ग्राफ सभी लोग बच्चों। ये दे रखा है डेल्टा क्यू, ये दे रखा है डेल्टा टी, और ये यूं ग्राफ दे रखा है। ठीक है, राइट बच्चों, सवाल दे रखा है द ग्राफ गिवन शो बिलो शोज हीट एनर्जी सप्लाइड अगेंस्ट चेंज इन टेम्परेचर व्हेन नो एनर्जी इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग, द स्लोप ऑफ द ग्राफ विल गिव क्या। पहला ऑप्शन दे रखा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ऑप्शन बी दे रखा है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ऑप्शन सी दे रखा है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ऑप्शन डी दे रखा है हीट कैपेसिटी दैट इज सीडीएस। तो बच्चों देखो स्लोप क्या होता है, अगर तुम्हें याद हो मैथमेटिक्स, चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स। सो चेंज इन वाई है डेल्टा क्यू, चेंज इन एक्स क्या है बच्चों, डेल्टा टी। अब देखो क्या है कि ग्राफ क्या है बच्चों, ग्राफ दे रखा है तुम्हारा स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन किसके लिए बनेगा, ओनली जब वाटर का मास पता होगा तुमको। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं फॉर एग्जांपल वाटर ले लो बच्चों, या कोई भी सब्सटेंस का स्पेसिफिक मास पता होगा यार। ठीक है, तो मान लो मैं वाटर लेता हूं, तो वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना बच्चों, दैट इज 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। इसका मतलब क्या है कि वाटर अपना 1 ग्राम वाटर अपना टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, दैट इज 4.2 जूल। तो 2 ग्राम कितना करेगा बच्चों, दैट इज 8.4, 3 ग्राम, ऐसे मल्टीप्लाई होकर लीनियर चलते जाएगा। ठीक है, तो जो कि ग्राफ क्या दिया है बच्चों, नॉर्मल आई मीन लीनियर दिया है पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो दैट इज वाई हमको क्या करना पड़ेगा, आई मीन ये क्या देगा, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात कर रहा है, हीट कैपेसिटी की बात नहीं कर रहा था। आंसर क्या होगा बच्चों, दैट इज सी होगा ना। अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द रिलेशन, ये भी पूछा जा सकता है, बिटवीन सीडीएस एंड सी, तो बच्चों हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू सी इंटू एम, दैट इज चीफ मिनिस्टर, ऐसे याद रखना। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू मास। ठीक है बच्चों, राइट, अब आते हैं आखिरी सवाल, एमसीक्यू के आखिरी सवाल पे आते हैं बच्चों। ठीक है, आखिरी सवाल पे क्या कहता है आखिरी सवाल बच्चों, जरा ध्यान देकर सुनो, अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। अ ब्लॉक ऑफ ग्लास इज पुश्ड इनटू अ पाथ ऑफ लाइट एज शोन बिलो। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों ये लाइट दिया हुआ क्वेश्चन यहाँ रखता हूँ। ठीक है, ये लेंस है। ठीक है, राइट बच्चों, डायग्राम होना, ये क्वेश्चन तुमको दे रखा है बच्चों, डायग्राम दे रखा है। ठीक है, यूं लाइट पैरेलल आया, एक जगह से यूं पास किया, यूं लाइट पैरेलल आया,
इस जगह से यूं पास किया, ये पॉइंट दे रखा है x, ठीक है। अब वो बोला है कि एक ग्लास स्लैब मैं यहाँ पर इंसर्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अगर करोगे ब्लॉक ग्लास ब्लॉक को इंसर्ट कर दो, ठीक है, तो एक्स पॉइंट जो है वो कहाँ जाएगा, किस तरफ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन दे रखे हैं बच्चे, पहला ध्यान देंगे इसमें, मूव अवे फ्रॉम स्लैब। सो पहला ऑप्शन है मूव अवे फ्रॉम स्लैब। ऑप्शन बी मूव टुवार्ड्स द स्लैब, मूव टुवार्ड्स द स्लैब। ऑप्शन सी नो शिफ्ट, नो शिफ्ट। ऑप्शन डी मूव टुवार्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस, लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस, ठीक है बच्चों। 2 मिनट पॉज करो और सॉल्व करो, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं बच्चों, फटाफट सॉल्व करो। बहुत प्यास लगा था यार, ठीक है। हो गया बच्चों, आओ देखते हैं क्या होगा बच्चों, ध्यान देंगे सुनो। हाँ बच्चों, मान लो ग्लास स्लैब को मैं यूं रख दिया ऐसे, यहाँ पर ध्यान देंगे सुनो, यूं रख दिया ग्लास स्लैब को, ठीक है। अब देखो रेज ऐसे आ रहा है यार, जब ऐसे आया तो क्या होगा, मैंने यहाँ पर ड्रॉ करना है क्या, एक नॉर्मल। तो रेज ऑफ लाइट कहाँ जाएगा, मूविंग टुवार्ड्स नॉर्मल। अगर होता तो ऐसे निकल जाता, ठीक है। अगर कोई भी यार, ये एयर हुआ, ये ग्लास हुआ, ये एयर हुआ, एयर से ग्लास जा रहा है, रेयर से डेंसर जा रहा है, तो क्या होगा, मूविंग टुवार्ड्स नॉर्मल। तो ये क्या होगा, मूव टुवार्ड्स नॉर्मल चल जाएगा इधर, ठीक है। अब यहाँ एक और बनाओ, तो यहाँ से क्या होगा, मूव अवे फ्रॉम क्या, मूविंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नहीं समझ में आ रहा है क्या बच्चों, ठीक है। अब यहाँ बनाओ, ठीक है, हाँ ठीक है, मूविंग अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। तो ऐसे आएगा, मूव अवे कर जाएगा ऐसे, ठीक है। देखो इधर टुवार्ड्स होगा, इधर अवे होगा, ठीक है, राइट। एक और ऐसे लाइट लेके आया, ये वाला मान लो दूसरा, ये हुआ 1, ये हुआ 2, तो ये 1 आया, ये 2 आया, ठीक है। तो यहाँ नॉर्मल बना दो बच्चों, तो क्या होगा, मूविंग टुवार्ड्स द नॉर्मल, तो यहाँ टुवार्ड्स नॉर्मल हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर बनाओ, यहाँ पर एक ठो ये नॉर्मल, तो मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो यहाँ से देखो, यहाँ पर ग्लास से एयर गया तो मूविंग होगा, तो नॉर्मल से उधर जाएगा अवे, तो यहाँ पर यूं चल जाएगा। तो ये पॉइंट दोनों दोनों रेज यहाँ मीट कर जाएगा अगर ग्लास रख दोगे तो, ठीक है। अब क्या करो बच्चों, इन दोनों को मिला दो। हाँ, जो ओरिजिनल, मान लो कि अगर ये ग्लास ना होगा तो इसको हम शिफ्ट करके यहाँ लेकर के आते, इसको शिफ्ट करके यहाँ लेके आते, यहाँ मीट कर दो दोनों, बोलो हाँ यानी। तो ये पॉइंट था एक्स, ये पॉइंट हो गया एक्स डैश। तो क्या होगा ऑप्शन बच्चों, ये जो पॉइंट एक्स है मूव अवे फ्रॉम द स्लैब हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बोलो हाँ या नहीं। तो बच्चों ये था 2024 फिजिक्स पेपर, जो बोर्ड एग्जाम के पेपर था, उसका सारा एमसीक्यू हमने सॉल्व किया, ठीक है बच्चों। अब और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम पार्ट पार्ट करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे छोटे छोटे वीडियोस में, ठीक है बच्चों, राइट। तो मुझे उम्मीद है बच्चों तुम्हें ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और जब तुम्हें ये वीडियो पसंद आया है, तुम्हें क्या करना है बच्चों, तुम्हें मेरे वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, और अपने दोस्तों के बीच में धड़ल्ले से शेयर करना है, ठीक है बच्चों। बच्चों तुम्हारे लिए लाइक करना, कमेंट करना या फिर सब्सक्राइब करना, इसके लिए कुछ पैसे नहीं पड़ते होंगे, राइट, और तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ता होगा, लेकिन तुम्हारा एक लाइक, तुम्हारा एक सब्सक्राइब और तुम्हारा एक कमेंट, यकीन मानो मेरा एनर्जी बहुत बूस्ट करता है ना। मैं छोटे से शहर से ये कारवां शुरू कर रहा हूं, मुझे पता है एक दिन पूरे हिंदुस्तान में बच्चों से मैं मुलाकात या मुखातिब होऊंगा, ठीक है बच्चों। और ये बच्चों 2024 का ये मेरा आखिरी वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ 31 दिसंबर को, ठीक है। कल नया साल आ जाएगा, ठीक है। तो नए साल में नए एनर्जी के साथ में और जी तोड़ मेहनत करेंगे, ठीक है बच्चों, राइट। तुम्हारा बोर्ड एग्जाम ज्यादा दिन नहीं है बच्चों, तो कोई भी तुमको डाउट अगर होता है बच्चों, तुम प्लीज मुझसे पूछ सकते हो बेखौफ, बड़े आसानी से प्लीज लिखो कमेंट बॉक्स में, एंड आई विल सॉल्व योर डाउट, राइट बच्चों, ठीक है बच्चों। तो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर, मे गॉड ब्लेस यू। मैं परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करूंगा कि तुम्हें खूब तरक्की दे, तुम खूब मन लगा के पढ़ो, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नए साल में नए वीडियो के साथ में, टिल देन थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।